Hello friends, this is Mahesh Kumar and you are here with me on your own YouTube channel, that is Zenipex Education. Okay friends, in today's video we are going to study about doctrine of lapse. Doctrine of lapse, which would be called by as DOL in short. Okay, तो ये जो पॉलिसी थी ये लॉर्ड डलहौजी के द्वारा इंडिया में लगाई गई स्पेशली। हालांकि इसकी प्रैक्टिस के सबूत पहले से भी मिलते हैं, लेकिन जो जिस लेवल पे हम इसको जानते हैं, जो इसकी आइडेंटिटी है, जो इसकी पहचान है, उस तक पहुंचाने का जो श्रेय है पूरी तरह से वो लॉर्ड डलहौजी को ही जाता है। तो आज हम इसकी स्टडी करने वाले हैं। कोशिश करेंगे कि एक इन डेप्थ स्टडी हो जिससे कि आपको भरपूर जानकारी मिल सके इसके बारे में, जो भी आवश्यक फैक्टर्स हैं वो छूटे ना। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। According to B.L. Grover and others, British were keen to see assure that the Mughal sovereignty as well as their alleged inheritors should be abolished. Multifarious efforts to do so were made. Dalhousie was sent in 1848. He categorized all the Indian states into three groups. ओके 1848 में डलहौजी इस पर्पस से यहाँ भेजा गया और उसने इंडियन स्टेट्स को 3 ग्रुप्स में कैटेगराइज किया। ओके, एक आम भ्रांति जो है, जो अक्सर बहुत सारे मैंने वीडियोस भी देखे और कुछ जगह वैसे भी लिखा देखा है, वो ये कि बहुत सारे जो हमारे वीडियो मेकर्स हैं, एजुकेटर्स हैं, वो इस चीज़ में कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं करते कि कौन से स्टेट्स को ब्रिटिशर्स ने एनेक्स किया या कर रहे थे वो, और कौन सो को नहीं करना था। ठीक, हालांकि बहुत ही क्लियर कट था लॉर्ड डलहौजी अपने उद्देश्य में, और उसने जो इंडियन स्टेट्स थे, सारे इंडियन स्टेट्स जो थे प्रिंसली स्टेट्स, उन सबको 3 ग्रुप्स में, ब्रॉड ग्रुप्स में डिवाइड किया। ओके, पहले तो वो थे स्टेट्स नेवर बीन सबॉर्डिनेट और पेड टैक्स टू एनी अदर पावर, जो पूरी तरह से सॉवरेन स्टेट्स रहे, जो कभी किसी दूसरी ताकत के अधीन नहीं रहे। ओके, वो स्टेट्स थे फर्स्ट कैटेगरी में। सेकंड कैटेगरी में उसने वो स्टेट्स रखे जो कि या तो मुगलों के अधीन थे या मराठाओं के अधीन थे। अंग्रेज़ों से पहले वो लोग या तो मुगल्स के अधीन थे या मराठास के अधीन थे, और जब मुगल और मराठाओं को अंग्रेज़ों के द्वारा हरा दिया गया तो वो ब्रिटिशर्स के अधीन हो गए। ओके, सेकेंड कैटेगरी में उसने वो स्टेट्स रखे जैसे कि अवध, जैसे कि बंगाल। ओके, जब तक ब्रिटिशर्स ने इनको नहीं जीता या मुगलों को नहीं जीता, तब तक ये मुगल्स के अधीन थे, दोनों ही मुगल के अधीन नवाब थे। ओके, लेकिन जब एक बार जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका जब यहाँ पे रूल इस्टेब्लिश हो गया तो ये फिर उनके अधीन हो गए। ओके, तो सेकंड कैटेगरी में ऐसे स्टेट्स रखे गए। फर्स्ट कैटेगरी में पूरी तरह से इंडिपेंडेंट स्टेट्स थे जो आज तक किसी के अधीन नहीं हुए। सेकंड कैटेगरी में ऐसे स्टेट्स जो मुगल या मराठों के अधीन थे पहले, बाद में अंग्रेज़ों के अधीन हो गए। ओके, और थर्ड कैटेगरी जो थी उसमें ऐसे स्टेट्स रखे गए जिनका या तो पहले अस्तित्व नहीं था या फिर वो बीच में ख़त्म हो गए और उनको रीइंस्टेट किया गया, दोबारा से इस्टेब्लिश किया गया। ओके, एक तरह से उनका रिवाइवल किया गया बाय द इंग्लिश और ब्रिटिश। ओके, ऐसे स्टेट्स में सतारा देख सकते हो आप, जो कि फर्स्ट नाम आता है एनेक्स्ड स्टेट्स में, और ऐसे ही झांसी देख सकते हो, मैसूर देख सकते हो, कई सारे ऐसे स्टेट्स थे। ओके, ये स्टेट्स वो स्टेट्स थे जो कि बीच में पूरी तरह से अस्तित्व में नहीं थे। जैसे सतारा जो है एक प्रिंसिपैलिटी बनाई थी जो पेशवा हुआ, जो पहले छत्रपति हुआ करता था उसके लिए। ओके, तो छत्रपति का जो एक तरह से अस्तित्व था वो बहुत पहले ही पेशवाओं के द्वारा और दूसरे मराठा जो सरदार थे उनके द्वारा लगभग ख़त्म कर दिया गया था, तो उसको रिक्रिएट किया गया। ऐसे ही मैसूर पे एक समय टीपू सुल्तान और उसके पिता हैदर अली ने कब्ज़ा कर लिया था, और जो वहाँ की जो ओरिजिनल डायनेस्टी थी उसको पूरी तरह से हटा दिया गया था। लेकिन फिर 1799 में जो था टीपू सुल्तान को लॉर्ड वेलेस्ली ने हरा दिया और मार डाला, और उसको हटा करके वहाँ पे जो पुराने जो डायनेस्टी हुआ करती थी मैसूर में उसको इस्टेब्लिश कर दिया गया। ओके, तो इस तरह से मैसूर की भी जो क्रिएशन थी वो इनके द्वारा की गई। तो थर्ड कैटेगरी में ऐसे स्टेट्स रखे गए थे।
इनको समझना हमारे लिए इसलिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि आगे जब हम देखेंगे कि कहाँ कहाँ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लगेगी, वहाँ पे इन कैटेगरीज का इम्पोर्टेंस बढ़ जाएगा। ओके, तो इनको बहुत ही अच्छी तरह से ध्यान में रखना ज़रूरी है, क्या आधार था इनकी कैटेगराइजेशन का। The three categories of states were to dealt with differently in the adoption matters. Okay, तो जो adoption का मैटर था उसमें जो था तीनों स्टेट्स को अलग अलग तरह से डील किया जाता था। ओके, अक्सर ये सुनने में आता है कि अडॉप्शन मना था। नहीं, अडॉप्शन मना नहीं था, अडॉप्शन कर सकते थे। अगर किसी राजा की कोई औलाद नहीं होती है, कोई उसका नेचुरल मेल एयर नहीं होता है, तो वो कर सकता है, अडॉप्ट कर सकता है, लेकिन अपने स्टेट को, सबके सब अपने स्टेट को ट्रांसफर नहीं कर सकते। आगे देखेंगे हम उसको डिटेल में। ओके, फर्स्ट के चांस में देखिए आप, नो राइट ऑफ एनी इंटरफेरेंस। अगर फर्स्ट कैटेगरी का स्टेट है तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहती है कि यहाँ पे हमें कोई भी इंटरफेरेंस का अधिकार नहीं होगा। ओके, बिकॉज दे वर सॉवरेन, बिकॉज दे वर टोटली इंडिपेंडेंट, सो दे आर फ्री टू टेक देयर ओन डिसीजंस। ओके, वो जिसे चाहें अपनी सत्ता सौंप सकते हैं क्योंकि वो किसी के एहसानमंद नहीं है। तो इसीलिए जो फर्स्ट कैटेगरी थी उसके एडॉप्शन के मैटर्स में कोई भी इंटरफेरेंस नहीं रहेगा। वो किसी को भी, चाहे उनकी नेचुरल जो हेयर हो वो हो या फिर दूसरे उनके अडॉप्ट किए हुए हों, वो किसी को भी सौंप सकते हैं। सेकेंड कैटेगरी की कंडीशन में परमिशन इंडिस्पेंसिबल कुड बी। ओके, यहाँ पे कुड बी डिनाई बट जनरली ग्रांटेड। तो यहाँ पे क्या था, सेकेंड कैटेगरी के जो स्टेट्स थे उनकी कंडीशन में उनको बोला गया कि आपको हमसे परमिशन लेना आवश्यक होगी। ओके, जिसको कि हम मना भी कर सकते हैं। ओके, वी कैन डिनाई, लेकिन जनरली हम ऐसा नहीं करेंगे, जनरली हम परमिशन दे देंगे, लेकिन परमिशन आपको लेनी पड़ेगी। ओके, अगर कोई, इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अगर सेकंड कैटेगरी का कोई स्टेट है तो उसका अगर कोई नेचुरल मेल है या नहीं है तो वो गोद ले सकता है, लेकिन इसके लिए पहले उसको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया से परमिशन लेनी पड़ेगी, और उस परमिशन को चाहे तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया डिनाई भी कर सकता है, लेकिन जनरली वो डिनाई नहीं करेंगे। ओके, तो उनकी एक तरह से डिस्क्रेशन पर निर्भर करता है। थर्ड टाइप के जो स्टेट्स थे उनको कहा गया कि आपको तो अडॉप्शन का कोई राइट ही नहीं है, नो अडॉप्शन। ओके, आपको तो अडॉप्शन का कोई राइट नहीं बनता, बिकॉज क्योंकि ये जो स्टेट है ये हमने दिया है, ये हमारा गिफ्ट है, आपने इसको अर्न नहीं किया, तो फिर ये कहाँ जाएगा, किस पे जाएगा, कौन इसको एंजॉय करेगा, कौन इस पे सत्ता चलाएगा, ये भी डिसाइड हम ही करेंगे। बिकॉज दिस इज द गिफ्ट फ्रॉम अस, स्टेट एज गिफ्ट बाय द सुपीरियर पावर, हैंस रिटेनेबल। उनका ये मानना था क्योंकि आपको जो स्टेट दिया गया है वो हमारी तरफ से गिफ्ट है, तो इसलिए हम इसको कभी भी आपसे वापस ले सकते हैं। हालांकि यहाँ भी अडॉप्शन राइट इनको मतलब था, और ये अडॉप्ट कर सकते थे, लेकिन सिर्फ अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी उसको ट्रांसफ़र कर सकते थे, उसको दे सकते थे। सरकारी संपत्ति जो थी या स्टेट की जो संपत्ति थी उसको नहीं दे सकते थे। ओके, तो इस तरह से तीन तरह के स्टेट्स थे सारे इंडिया के, जो बांटे गए इनके द्वारा, तीन कैटेगरीज में बांटे गए। उन तीनों कैटेगरीज के लिए अलग अलग तरह के अडॉप्शन रूल्स बनाए गए। ओके, आगे देख लीजिए। इन 1834 कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स डिक्लेरेशन अडॉप्शन ब्रिटिश मैग्नेनिमिटी ग्रांटिंग ओनली एन एक्सेप्शन एंड नॉट नॉर्मलसी। 1834 में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का एक ऑर्डर आया जिसमें उन्होंने कहा कि अडॉप्शन का जो राइट है वो ब्रिटिशर्स की तरफ से एक दया है, एक आप पे मेहरबानी है, उसको अपना राइट मत मानिए। ओके, यहाँ से कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने ये कहा कि
यहाँ से जो है अडॉप्शन जो है वो एक दया रहेगी, ब्रिटिशर्स की एक मेहरबानी रहेगी आप पे, आपका कोई राइट नहीं रहेगा। ओके, इस तरह से गोद लेने का अधिकार यहीं से इन्होंने लगभग ख़त्म कर दिया था। फिर से मैं कह रहा हूँ, गोद लेने का अधिकार स्टेट के ट्रांसफ़र के मामले में, आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी के मामले में नहीं। 1841 होम गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शंस न्यू टैक्सेस एंड टेरिटरीज। ओके, 1841 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी की के अंडर में जो गवर्नमेंट चल रही थी, उसका एक नया ऑर्डर आया कि कोई भी ऐसा मौका मत चूकिए जिससे कि नए टैक्सेस लगाने का मौका मिले और नए क्षेत्रों को कब्जाने का मौका मिले। ओके, मतलब हर वो मौका बनाइए, कैश करिए जहाँ से कि कंपनी की इनकम, कंपनी की पावर, उसका एरिया ऑफ डोमिनेंस बढ़े। Thus, basically it was an imperialist policy. Factually, DOL was a policy whereby EIC in India used to annex those states. Okay, देखिए यहाँ मैं ये कोशिश नहीं कर रहा, मैं ये, मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि जो ब्रिटिशर्स थे वो कोई बहुत अच्छे व्यक्ति थे, ना ही मैं उनको डिफेंड करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं बस ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो थी एकदम क्लियर कट पॉलिसी थी, और इसमें जो बहुत सारी चीज़ आपने सुनी होंगी वैसा सब सच नहीं है। ओके, सभी स्टेट्स को एनेक्स करने का राइट इनके पास नहीं था, ना ही इन्होंने सब स्टेट्स को एनेक्स करने की कोशिश की। इन्होंने उसके लिए 3 वर्गों में बांटा, 3 क्लासेस में बांटा सारे स्टेट्स को, सबके लिए अलग अलग नियम बनाए। और जनरली जो फर्स्ट एरिया था, फर्स्ट काइंड ऑफ स्टेट्स थे, उनको बाहर रखा। सेकेंड और थर्ड के ऊपर इन्होंने ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लगाई। हालांकि सेकंड में भी जनरली इन्होंने कोशिश नहीं की, लेकिन थर्ड कैटेगरी के जो स्टेट्स थे, यानी कि जो ऐसे स्टेट्स थे जो कि ब्रिटिशर्स ने क्रिएट किए, उनको इन्होंने कहा कि आपको तो गोद लेने का कोई अधिकार नहीं है। ओके, और बेसिकली ये एक इम्पीरियलिस्ट पॉलिसी थी, साम्राज्य विस्तार वाली पॉलिसी थी, किसी भी तरह से साम्राज्य का विस्तार किया जाए। ओके, तो जो बेसिक कैरेक्टर था EIC या ब्रिटिशर्स का कि अपना एम्पायर भी बनाओ और उसको ऊपरी तौर पर लीगली मेंटेन करने की कोशिश करो, मतलब लीगल स्वरूप देने की कोशिश करो हर चीज़ को। तो वैसे ही एक बहुत ही चालाकी भरी, बहुत ही डेलिब्रेट पॉलिसी थी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। तो स्पेशली ऐसे स्टेट्स को ये पूरी तरह से एनेक्स कर रहे थे, उन पे अधिकार कर रहे थे जिनके की कोई नेचुरल मेल एयर नहीं होता था, और जिनको कि ब्रिटिशर्स ने या तो रिवाइव किया है या क्रिएट किया है। ओके, एब्रप्ट एंड ऑफ EIC रूल इन इंडिया, EIC डिसॉल्व्ड इन 1874। ओके, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो पॉलिसी थी, इसकी वजह से गुस्सा पनपा, इसकी वजह से लोगों में इसके प्रति नाराज़गी उत्पन्न हुई, जिसकी वजह से ये माना जाता है कि 1857-58 की रिवोल्ट हुई। ओके, 1857-58 की रिवोल्ट का मेन कॉज माना जाता है ये। असल में पॉलिसी तो और भी कई सारी हैं, जैसे कि ख़ास तौर से इससे पहले हम स्टडी कर चुके सब्सिडी अलायंस पॉलिसी, उसका ही बहुत महत्व है। लेकिन ये पॉलिसी अगर हम ऐतिहासिक इम्पोर्टेंस की वजह से बात करें तो उस हिसाब से, उस दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे जुड़ी हुई चीज़ें, ये बहुत सारी वजह बनी, बहुत सारे जो आगे होने वाली चीज़ें उनकी वजह बनी। ओके, तो इसलिए इसका इम्पोर्टेंस कहीं ज़्यादा बढ़ जाता है। लॉर्ड डलहौजी का संक्षिप्त सा परिचय देख लीजिए। ही वॉज अ ब्लू ब्लडेड, एक बहुत ही अमीर घर का व्यक्ति था, स्कॉटिश था। 36 वर्ष की उम्र में इंडिया भेजा गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना करके। और यहाँ ये बात भी ध्यान देने लायक है कि ये जो था लॉन्गेस्ट सर्विंग गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था। ओके, 1833 में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की पोस्ट क्रिएट की गई थी, और वहाँ से लेकर के 1857-58 तक ये पोस्ट रही। इस दौरान सबसे लंबे समय तक, लगभग 8 वर्ष तक ये रहा। तो इस पोस्ट पे सबसे लंबे समय तक रहने वाला व्यक्ति लॉर्ड डलहौजी था। बाद में उसमें फिर चेंजेस हो गए। ओके, वाइसरॉय की पोस्ट भी उसके साथ जोड़ दी गई।
वर्कहोलिक था, बहुत ही ज़्यादा काम करता था। कहा जाता है कि ये लंच टाइम में भी अपनी डेस्क से नहीं उठता था। 16 से 18 घंटे लगभग ऑन एवरेज काम करता था। और ये माना जाता है कि उसके जो करियर का जो लोएस्ट था वो भी 9.5 घंटे का टाइम था। एक दिन उसने 9.5 घंटे काम किया था बस, बाकी अदरवाइज उससे ज़्यादा ही काम करता था। एडेड अबाउट 6.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया टू इट। ओके, लगभग 6.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया इसने जोड़ा। 6.5 लाख किलोमीटर एरिया कितना होता है, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर हिंदुस्तान की बात करें हम, तो वर्तमान का राजस्थान और महाराष्ट्र को अगर जोड़ देंगे तो लगभग 6.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर होता है। और अगर इंटरनेशनल लेवल पे बात करें तो पूरा फ्रांस और पूरा पोर्टुगाल अगर मिला देंगे तब भी उनका एरिया मिला करके इतना नहीं हो पाता। ओके, 3 इंजन्स ऑफ चेंज। इसके अलावा भी लॉर्ड डलहौजी के भारत में फेमस होने के और कई कारण हैं, जिसमें कि एक बेसिक जो माना जाता है उसके 3 इंजन्स ऑफ चेंज माने जाते हैं। 3 इंजन्स ऑफ चेंज में उसने रेलवेज़ को शामिल किया, पोस्टल डिपार्टमेंट को शामिल किया और इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ को। ओके, इसके अलावा भी उसने इंडिया में गंगा कैनाल बनाई, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट को इस्टेब्लिश किया, पब्लिक एजुकेशन सिस्टम को शुरू किया। इंडिया में जो फर्स्ट यूनिवर्सिटीज़ थी एक्चुअली वो उसी के टाइम में इस्टेब्लिश हुई 1857 में। सिक्किम और बर्मा का एनेक्सेशन किया। ओके, ये अब देख लेते हैं इस पॉलिसी के अंडर में आखिरकार जो मेजर जो एनेक्सेशंस थे वो किस किस के किए गए। तो सतारा का 1848 में मैंने बताया आपको, ये जो छत्रपति हुआ करते थे उनके लिए एक स्मॉल टेरिटरी क्रिएट की थी 1818 में। ओके, जो थर्ड एंग्लो मराठा वॉर होता है उसके बाद। तो 1848 में इसको समाप्त कर दिया गया। अप्पा सिंह थे उस समय। जैतपुर 1848 में किया गया। जैतपुर जो था वर्तमान जो महोबा जिला है उत्तर प्रदेश का उसमें स्थित था। संबलपुर जो कि छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के बॉर्डर पे स्थित था, उसको 1849 में अनेक्स किया गया। बाघाट जो था 1850 में अनेक्स किया गया। ये एक छोटा सा राज्य था वर्तमान हिमाचल प्रदेश में। उदयपुर जो राजस्थान में था, झांसी उत्तर प्रदेश में है ही, नागपुर 1854 में अनेक्स किया गया। ओके, नागपुर जो था इन सब में एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा था। करौली जो कि ये भी राजस्थान में था, इसको 1855 में एनेक्स किया गया। करौली राजस्थान में था, इसको 1855 में एनेक्स किया गया। हालांकि बाद में इसका जो एनेक्सेशन था वो रद्द कर दिया गया और ये वापस चला गया अपने राजा के पास। हाँ, बाद में उदयपुर और बाघाट का भी अनेक्सेशन रद्द कर दिया गया था कंपनी के जो हायर ऑफिशियल्स थे उनके द्वारा। ओके, अवध स्टेट, ब्रिटिशर्स वर एट देयर ब्लेटेंट मोस्ट इन हेयर। ओके, अवध स्टेट का जो अनेक्सेशन किया गया, यहाँ ब्रिटिशर्स जो थे वो हम कह सकते हैं कि वो पूरी तरह से अपने सिद्धांतों को उन्होंने दांव पे रख दिया। कोई अपने सिद्धांत नहीं छोड़े, उन्होंने अपने सिद्धांतों को सबको त्याग दिया एक तरह से। ओके, किसी भी तरह से वो बस अवध का एनेक्सेशन करना चाहते थे और वो उन्होंने कर लिया। ओके, अवध जो था एक तरह से प्रोटेक्टरेट स्टेट की तरह से था ब्रिटिशर्स के लिए, और इस तरह से उसको एनेक्स करने का कोई रीज़न नहीं बनता था, लेकिन तब भी एनेक्स किया। यहाँ पे क्योंकि जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के प्रिंसिपल्स थे वो यहाँ पे कोई लागू नहीं हो पा रहे थे। इनके कई सारे नेचुरल एयर भी थे, तो इस वजह से इसको ये उस पॉलिसी के अंतर्गत नहीं कर पा रहे थे। इन्हें दूसरा कोई ऐसा बहाना नहीं मिला, तो इन्होंने एक नया बहाना क्रिएट किया कि यहाँ जो है लॉ एंड ऑर्डर का सिस्टम बहुत ही ख़राब हो गया है और इसीलिए हम इसको एक अपनी मोरल ड्यूटी मान करके एनेक्स कर रहे हैं, क्योंकि इंडिया की प्रजा को एक अच्छा शासन देना ये हमारी ड्यूटी है, हमारा कर्तव्य है। ओके, तो ये एक बहाना बना करके इन्होंने अवध स्टेट का एनेक्सेशन किया 1856 में। ओके, वैसे इसके पीछे जो इनका जो मेन लॉजिक, जो मेन कारण था, इन्होंने जो इसको एनेक्स किया अवध को, उसको एनेक्स करने का जो मेन रीज़न था वो ये था कि बंगाल से दिल्ली के बीच में ये स्टेट पड़ता था। उसकी वजह से एक कहीं ना कहीं एक वैक्यूम क्रिएट होता था, एक डिसकंटिन्यूटी पैदा होती थी साम्राज्य में उनके, और आने जाने में कहीं ना कहीं कुछ
जो प्रैक्टिकल समस्याएं हैं वो रहती थी। ठीक, तो इसीलिए ब्रिटिशर्स ने ये उचित समझा कि इस स्टेट को पूरी तरह से अनेक्स कर करके और अपने साम्राज्य को कलकत्ता से दिल्ली तक कंटिन्यूटी प्रदान की जाए। ओके, इसीलिए उन्होंने इसको एनेक्स किया। इसके अलावा कुछ व्यापारिक रीज़न भी माने जाते हैं, जिसमें एक मार्केट का एरिया ही माना जाता है। अवध बहुत बड़ा स्टेट था, तो एक इतनी बड़ी मार्केट को ये नहीं छोड़ सकते थे। इसके अलावा रॉ मटेरियल का भी माना जाता है कि जो वहाँ पे जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन चल रही थी उसके लिए उन्हें रॉ मटेरियल की भी ज़रूरत थी, जो कि यहाँ बहुत सारा मिल सकता था। कंक्लूजन, ब्रिटिश एम्पायर टच्ड नेचुरल बाउंड्रीज, निगेटेड इंडियन कल्चर एंड ट्रेडिशंस। ओके, पहली चीज़ तो यही है कि ये जो इतने सारे जो एनेक्सेशन किए, इसके बाद ब्रिटिश एम्पायर जो था वो इंडिया की जो नेचुरल बाउंड्रीज थी इंडियन सब कॉन्टिनेंट की, वहाँ तक पहुँच गया। नॉर्थ वेस्ट में अगर हम देखेंगे तो जो वहाँ के माउंटेन पासिस थे वहाँ तक पहुँच गया। इधर समुद्र से शुरू होता था, बे ऑफ बंगाल से और अरब सागर से। ठीक, तो इस तरह से नेचुरल बाउंड्रीज को टच कर गया। इंडियन कल्चर और ट्रेडिशंस को इन्होंने पूरी तरह से नेगेट कर दिया। ओके, हालांकि जैसा मैंने पहले भी कहा है कि जो अडॉप्शन का जो हमारे यहाँ कल्चर था उसको इन्होंने नेगेट नहीं किया था। इन्होंने सिर्फ जो राज्य का जो ट्रांसफ़र था उसको मना किया था। SAS टू डॉल टू DOL एनेक्सेशंस। ओके, SAS से जो बहुत सारे राज्य इन्होंने अपने अंडर में ले रखे थे उनको भी DOL के द्वारा एनेक्स किया गया। डलहौजी पे हालांकि ये आरोप लगाए जाते हैं कि वो थोड़ा लापरवाह रहा, उसने ध्यान नहीं दिया, लोगों में जो गुस्सा पनप रहा था उसको भांपने की कोशिश नहीं की। ओके, पॉलिसी स्ट्रेटेजिक चेंजेस, पॉलिसी में हालांकि कुछ स्ट्रेटेजिक चेंजेस हुए हैं इस पॉलिसी से, स्पेशली जो इंडिया में जो स्ट्रेटजी थी उनकी किस तरह से साम्राज्य विस्तार किया जाए उसमें कुछ चेंजेस हुए। आर्मी कैबिनेट सिस्टम, इसके बाद जो बहुत सारे और जो चेंजेस हुए उनकी हम बात कर रहे हैं अब, कि आर्मी में इससे रिलेटेड चेंजेस हुए। आर्मी में जो ब्रिटिशर्स और इंडिया का जो रेशो था वो उसको इन्होंने मेंटेन किया। कम्युनलाइजेशन स्टार्ट हो गया, यहाँ से हिंदू मुस्लिम और जातिवाद शुरू कर दिया इन्होंने ऑफिशियली। नेशनल यूनिटी, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोग्रेस। ओके, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोग्रेस यहाँ से शुरू होती है, कैबिनेट सिस्टम लागू हो जाता है। ओके, इस समय जब ये पॉलिसी यहाँ पे लगाई गई थी तो स्टैनली इसके बाद इंडिया का फर्स्ट सेक्रेटरी बना। ओके, और पामस्टन वहाँ के उस समय प्राइम मिनिस्टर थे। क्वीन विक्टोरिया जो थी उस टाइम वहाँ पे राज कर रही थी। और ये इंडिया की हिस्ट्री में एक वाटरशेड मोमेंट माना जाता है, एक ऐतिहासिक क्षण माना जाता है, एक ऐतिहासिक